हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 5 चैप्टर 4 एनसीईआरटी न्यू बुक गति के नियम लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 1 को हिंदी मीडियम में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक्स है न्यूटन के गति का प्रथम नियम तथा जड़त्व एवं बल की परिभाषा उदाहरण सहित। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया एंड फोर्स विथ एग्जांपल्स। सबसे पहले न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु विरामावस्था में या सीधी रेखा पर या सरल रेखा पर एक समान वेग से गति बनाए रखना चाहती है, जब तक कि कोई बाहरी बल उस वस्तु पर आरोपित होकर क्रियाशील होकर उस वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में अर्थात विरामावस्था या सीधी रेखा पर एक समान वेग से गतिशील अवस्था में परिवर्तन न करते या परिवर्तन न लाते। मैं फिर से एक बार न्यूटन की गति का प्रथम नियम का कथन को दोहराता हूँ। कोई वस्तु विरामावस्था में या सीधी रेखा पर सरल रेखा पर एक समान वेग से गति बनाए रखना चाहती है, जब तक कि कोई बाहरी बल उस वस्तु पर आरोपित होकर या क्रियाशील होकर उस वस्तु की पूर्व अवस्था में विरामावस्था या सरल रेखा पर एक समान से गतिशील होना यह पूर्व अवस्था है। तो पूर्व अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए बाध्य न करें। इसे आप लोग नोट कर लें। न्यूटन के गति का प्रथम नियम। कोई वस्तु विरामावस्था में या सीधी रेखा पर या सरल रेखा पर विरामावस्था में या सीधी रेखा पर या सरल रेखा पर एक समान वेग से गति बनाए रखना चाहती है, जब तक कि कोई बाहरी बल उस वस्तु की पूर्व अवस्था में परिवर्तन करने के लिए बाध्य न कर दे या उस वस्तु की पहले की अवस्था में परिवर्तन न कर दे। मतलब विरामावस्था से वस्तु को गतिशील न कर दे या वस्तु सरल रेखा पर सीधी रेखा पर एक समान वेग से गतिशील है तो उसे रोक न दे, मैंने वस्तु की गति को रोक न दे या वस्तु को विरामावस्था से गतिशील न कर दे या गतिशील अवस्था में वस्तु है सरल रेखा पर एक समान वेग से, उसके गति को रोक न दे, तब तक वह वस्तु या तो विरामावस्था में मतलब वस्तु या तो रुकी रहेगी या सीधी रेखा पर लगातार समरूप वेग से एक समान वेग से गतिशील अपनी गति को बनाए रखेगी, जब तक कि कोई बाहरी बल उसकी अवस्था में वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में पहले की अवस्था में परिवर्तन न लाते या परिवर्तन करने के लिए बाध्य न करते। तो कोई वस्तु विरामावस्था में या सीधी रेखा पर या सरल रेखा पर एक समान वेग से गति बनाए रखना चाहती है, जब तक कि कोई बाहरी बल उस वस्तु में बाहरी बल उस वस्तु की
स्थिति में परिवर्तन न लाते जब तक कि कोई बाहरी बल उस वस्तु की स्थिति मतलब प्रारंभिक स्थिति, वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन न लाते, परिवर्तन न करते, तब तक वस्तु रुकी हुई रहना चाहेगी, विरामावस्था में रहना चाहेगी या सीधी रेखा पर एक समान वेग से अपनी गति बनाए रखेगी जब तक कि कोई बाहरी बल क्रियाशील होकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न कर दे। उस वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन न कर दे या न ला दे, न कर दे। इस कथन को न्यूटन की गति का प्रथम नियम, पहला नियम कहा जाता है, जो न्यूटन के द्वारा दिया गया। अब न्यूटन की गति का प्रथम नियम से इसके दो भाग हैं। एक पहला भाग से जड़त्व या जड़ता, इनर्शिया की जानकारी या परिभाषा मिलती है, जबकि न्यूटन की गति का प्रथम नियम का दूसरा भाग से बल के बारे में जानकारी या बल की परिभाषा प्राप्त। तो इस प्रकार न्यूटन की गति का प्रथम नियम से, पहला नियम से, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से जड़त्व, इनर्शिया एवं बल, फोर्स दोनों की परिभाषाएं प्राप्त होती है, जिसे हम परिभाषित भी करेंगे। तो सबसे पहले जड़त्व की परिभाषा, उदाहरण से केवल जड़त्व की परिभाषा ही नहीं बल्कि अनेकों उदाहरणों के साथ जड़त्व को समझा जाएगा। तो जड़त्व की परिभाषा है जो कि न्यूटन की गति का पहला भाग, न्यूटन की गति का पहला भाग क्या है? कोई वस्तु विरामावस्था में या सीधी रेखा पर, सरल रेखा पर एक समान वेग से गति बनाए रखना चाहती है। यह पहला भाग है न्यूटन की गति का प्रथम नियम का। न्यूटन की गति का पहला नियम का पहला भाग है कोई वस्तु विरामावस्था में या सीधी रेखा या सरल रेखा पर एक समान वेग से गति बनाए रखना चाहती है। इसी गुण को जड़त्व कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में या तो विरामावस्था या सीधी रेखा पर, सरल रेखा पर एक समान वेग से गति बनाए रखना, यह वस्तु की प्रारंभिक अवस्था है, तो उसमें परिवर्तन का विरोध करती है। कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात न्यूटन की गति का प्रथम नियम का पहला भाग से कोई वस्तु विरामावस्था में या सीधी रेखा या सरल रेखा पर अपनी गति को बनाए रखना चाहती है। इसका मतलब हुआ कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था, विरामावस्था या सीधी रेखा पर, सरल रेखा पर अपनी गति को, एक समान गति को बनाए रखना चाहती है। मतलब विरामावस्था में हो या वस्तु सीधी रेखा पर एक समान वेग से गतिशील हो, दोनों ही अवस्थाओं को वह वस्तु मेंटेन रखना चाहती है, कायम रखना चाहती है। तो यदि बाहरी बल लगाकर उसका विरोध किया जाएगा, मतलब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन का प्रयास किया जाएगा बाहरी बल के द्वारा, तो वह वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी। अर्थात विरामावस्था में है तो वह गतिशील नहीं होना चाहेगी, तथा जब वस्तु गति में है तो वह रुकना नहीं चाहेगी। अर्थात वस्तु का अपनी प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन का विरोध के गुण को जड़त्व कहा जाता है, जो कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम का पहला भाग से जड़त्व के बारे में जानकारी या जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। तो जड़त्व की परिभाषा को आप लोग नोट कर लें। डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, कोई वस्तु, कोई कण या वस्तु, कोई कण या वस्तु का अपनी
प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था क्या है? विराम की अवस्था, विरामावस्था या गति की अवस्था, समरूप वेग से गति की अवस्था सरल रेखा पर। तो कोई कण या वस्तु का अपनी प्रारंभिक अवस्था, विरामावस्था, ब्रैकेट में लिख दें, विरामावस्था या सरल रेखा पर, सीधी रेखा पर एक समान वेग से गतिशील अवस्था या सरल रेखा पर समरूप वेग से गतिशील अवस्था, यह वस्तु की प्रारंभिक अवस्था है। कोई वस्तु, कण या वस्तु का अपनी प्रारंभिक अवस्था अर्थात विरामावस्था या सरल रेखा पर समरूप वेग से गतिशील होना, यह वस्तु की प्रारंभिक अवस्था है। तो कोई कण या वस्तु का अपनी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध बाहरी बल लगाकर कण या वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में, विरामावस्था में या उसकी समरूप वेग से गतिशील अवस्था में सीधी रेखा पर अगर परिवर्तन करना चाहेंगे तो उस वस्तु द्वारा उस परिवर्तन का विरोध किए जाने का गुण को ही जड़त्व कहा जाता है। तो कोई कण या वस्तु का अपनी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध के गुण को, परिवर्तन के विरोध के गुण को जड़त्व कहा जाता है, जड़त्व या जड़ता कहा जाता है। तो जड़त्व कहा जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि कोई वस्तु या तो विरामावस्था में या सीधी रेखा पर, सरल रेखा पर एक समान वेग से, समरूप वेग से गतिशील रहना चाहती है। इसी गुण को जड़त्व या जड़ता कहा जाता है। तो जड़त्व की परिभाषा, जड़त्व को तो हमने परिभाषित कर लिया। अब जड़त्व से किस चीज का बोध होता है? माने जड़त्व किस चीज की माप, जड़त्व किस चीज की माप है? तो किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की माप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की माप है। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट किया जाए। किसी वस्तु का जड़ता या जड़त्व, इनर्शिया उसके द्रव्यमान की माप, अर्थात जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक है उसका जड़त्व अधिक होगा, तथा जिस वस्तु का द्रव्यमान कम है उसका जड़त्व भी कम होगा। इसलिए किसी बस का जड़त्व किसी मोटर कार से अधिक होगा। बस का द्रव्यमान अधिक है, बस या ट्रक का द्रव्यमान अधिक है कार से, मोटर कार से। तो बस का द्रव्यमान अधिक है तो बस का जड़त्व अधिक होगा। कार का द्रव्यमान कम है तो कार का जड़त्व भी कम होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान, मास की माप है। अब जड़त्व के कुछ उदाहरण, कुछ मुख्य उदाहरण, सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया, जो कि कुछ उदाहरण तो अधिकांश उदाहरण जड़त्व के दैनिक जीवन में हम उसे अनुभव भी करते हैं, देखते हैं या अनुभव करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए, जड़त्व का पहला उदाहरण, किसी बस में सवार आदमी जब बस अचानक खुल जाती है तो वह आदमी पीछे की ओर झटका महसूस करता है। ट्रेन के बोगी में बैठा हुआ पैसेंजर भी, ट्रेन के किसी बोगी में बैठा हुआ पैसेंजर यात्री भी यही अनुभव करता है। जब स्टेशन पर रुकी हुई ट्रेन अचानक खुल जाती है तो ट्रेन के किसी बोगी में
सीट पर बैठा आदमी या उस बोगी में खड़ा आदमी पीछे की ओर झटका महसूस करता है। यह जड़त्व का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई बस या ट्रेन अचानक खुल जाती है, अचानक खुलती है, तो उसके अंदर सवार यात्री का, पैसेंजर के शरीर का निचला भाग तो बस या ट्रेन के साथ गतिशील हो जाता है, लेकिन उस यात्री के शरीर का ऊपरी भाग अभी भी जड़त्व के कारण अपनी पूर्व अवस्था अर्थात बस या ट्रेन पहले प्रारंभिक अवस्था में है, रुकी हुई। तो बस या ट्रेन के बोगी के अंदर सवार पैसेंजर यात्री या आदमी के शरीर का निचला भाग तो बस या ट्रेन के साथ गति में आ जाता है, लेकिन उस यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी भाग अभी भी जड़त्व के कारण अपनी पूर्व स्थिति को, मतलब बस या ट्रेन की पूर्व स्थिति विरामावस्था को बनाए रखना चाहता है। इसके कारण वह यात्री किसी बस या ट्रेन के अंदर सवार यात्री बस या ट्रेन के अचानक खुल जाने पर पीछे की ओर झटका महसूस करता है। तो इसे आप सब नोट कर लें। किसी बस के अंदर सवार यात्री का बस के अचानक खुलने पर पीछे की ओर झटका महसूस करता है। बस के अचानक खुलने पर पीछे की ओर झटका महसूस करना। जड़त्व का यह प्रथम उदाहरण है, पहला उदाहरण। एक अन्य उदाहरण को देखा जाए, जब किसी धूल युक्त दरी को, उस दरी कारपेट में जिसमें धूल है, तो जब किसी धूल युक्त दरी को, कारपेट को किसी डंडे से पीटा जाता है, किसी स्टिक से पीटा जाता है, तो धूल कण अलग हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब किसी कारपेट को, दरी को डंडे से, कोई स्टिक से पीटा जाता है, तो दरी, कारपेट मोशन में आ जाता है, गति में आ जाता है। दरी को जब डंडे से पीटा जाता है तो दरी, कारपेट तुरंत गतिशील अवस्था में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। परंतु जड़त्व के कारण दरी के अंदर का धूल कण अपनी पूर्व अवस्था, अर्थात दरी पहले विरामावस्था में था, तो दरी के अंदर के, कारपेट के अंदर के धूल कण अभी भी अपनी पूर्व अवस्था, मतलब दरी की पूर्व अवस्था, जब दरी विरामावस्था में था तो उसके धूल कण भी विरामावस्था में थे। तो दरी के धूल कण, कारपेट के अंदर के धूल कण दरी को पीटने के बाद भी, दरी को जब डंडे से पीटा जाता है, स्टिक से पीटा जाता है, तो दरी गति में आ जाता है। गति में मतलब दरी, कारपेट में मूवमेंट होता है, परंतु दरी के अंदर के धूल कण अभी भी अपनी पूर्व स्थिति, अर्थात विरामावस्था या दरी की पूर्व स्थिति, कारपेट की पूर्व स्थिति, दरी भी रेस्ट में था, विरामावस्था में था, उसके धूल कण भी विरामावस्था में थे। तो जड़त्व के गुण के कारण, जड़त्व का गुण के कारण दरी को डंडे से पीटे जाने के बाद भी दरी तो मोशन में आ जाता है, दरी में मूवमेंट होता है, दरी तो गतिशील हो जाता है, लेकिन उसके अंदर, दरी के अंदर के धूल कण जड़त्व के कारण
विरामावस्था में ही रहना चाहते हैं। इसके कारण धूलकण दरी से अलग हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इसे नोट किया जाए। इसमें धूल युक्त दरी को, कारपेट को डंडे, कोई डंडा, कोई स्टिक, कोई स्टिक से, डंडा, स्टिक, कोई डंडे से पीटा जाए, स्टिक से पीटा जाए। जब किसी धूलयुक्त दरी को कोई डंडे स्टिक से पीटा जाता है तो उस दरी के धूलकण दरी से अलग हो जाते हैं। क्योंकि धूलकण जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहना चाहता है, जो दरी की पहले की अवस्था है या धूलकण की पहले की अवस्था है। लेकिन डंडे से पीटने के कारण, स्टिक से पीटने के कारण दरी में, कारपेट में मोशन आ जाता है। तो उसके धूलकण, मतलब उस दरी के धूलकण, डस्ट पार्टिकल्स, धूलकण अलग हो जाते हैं। जब किसी धूलयुक्त दरी, कारपेट को कोई डंडे स्टिक से पीटा जाता है तो उसके धूलकण, दरी के धूलकण दरी से अलग हो जाते हैं, दरी से अलग हो जाते हैं। जड़त्व का दूसरा उदाहरण है थर्ड एग्जाम्पल, जब किसी बीकर में थोड़ा जल रख दिया जाए या बीकर खाली ही रखा जाए, उसके ऊपर एक मोटा कागज रखकर उस पर एक सिक्का, माना जाए 1 रुपये का सिक्का रख दिया जाए या 2 रुपये का सिक्का रख दिया जाए उस मोटे कागज पर, जिसको एक बीकर या किसी ग्लास के ऊपर रखा जाता है, मोटे कागज को। तथा जब उस मोटे कागज को अचानक खींच लिया जाए या उसे अचानक आगे की ओर गतिशील कर दिया जाए, अगर कोई मोटा कूट है उस पर कोई सिक्का रख दिए, 1 रुपये या 2 रुपये का सिक्का किसी बीकर या किसी ग्लास के ऊपर रख करके, तो यह देखा जाता है कि वह सिक्का, जो मोटा कागज है या कूट है, वह तो अलग हट जाता है, गिलास के ऊपर से हट जाता है, वह ग्लास के ऊपर से हट जाता है। अगर उस कूट को खींच लिया जाए या कूट को आगे की ओर पुश कर दिया जाए तो ग्लास या बीकर से मोटा कागज या कूट तो हट जाता है, लेकिन वह सिक्का उस बीकर या ग्लास में गिर जाता है। मतलब जब मोटा कागज या कूट को गति प्रदान किया जाता है तो वैसी स्थिति में सिक्का, उस पर रखा हुआ सिक्का जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहना चाहता है। तो मोटा कागज या कूट तो गतिशील हो गया, ग्लास पर से या बीकर से हट गया, लेकिन वह सिक्का ग्लास या बीकर के अंदर गिर जाता है। यह जड़त्व का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यह थर्ड एग्जाम्पल है, इसे भी नोट किया जाए। किसी बीकर या ग्लास के ऊपर मोटे कागज या कूट पर रखा गया सिक्का, रखा गया सिक्का उस कूट को, उस
मोटे कागज को अचानक खींच लेने पर वह सिक्का उस बीकर या ग्लास के अंदर गिर जाता है। फूट के साथ वह सिक्का फूट के साथ साथ वह सिक्का विस्थापित नहीं होता है, ग्लास के बाहर या बीकर के बाहर नहीं आ पाता। तो किसी बीकर के ऊपर मोटे कागज का फूट पर रखा गया सिक्का वाइन उस फूट को अचानक खींच लेने पर उस फूट को अचानक खींच लेने पर जड़त्व के कारण बीकर के अंदर सिक्का गिर जाता है। जड़त्व के कारण सिक्का वाइन बीकर के अंदर गिर जाता है। सिक्का फूट के साथ बीकर से बाहर नहीं जाता, क्योंकि फूट तो गतिशील हो गया अचानक उसे खींचने पर, लेकिन जड़त्व के कारण फूट पर मोटे कागज पर रखा गया सिक्का अभी भी अपनी पूर्व स्थिति अर्थात विरामावस्था में ही रहना चाहता है। इसलिए सिक्का बीकर के अंदर या ग्लास के अंदर गिर जाता है, जबकि फूट बीकर या ग्लास से विस्थापित हो जाता है। तो यह तीसरा उदाहरण जड़त्व का, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण को डिस्कस किया जाए। जब किसी आम का पेड़ की टहनी शाखा को हिलाया जाता है, उस टहनी की शाखा में जो लगे आम है वह नीचे गिर जाते हैं। तो जब किसी आम का पेड़ या कोई अन्य फल, तो जब किसी आम का पेड़ की शाखाओं को या किसी शाखा को हिलाया जाता है, तो उसमें लटक रहे आम के फल नीचे गिर जाते हैं। यह भी जड़त्व के कारण ही होता है। जब आम का पेड़ की किसी शाखा को, किसी ब्रांच को, टहनी को हिलाया जाता है, तो वह टहनी, वह शाखा तो हिलाने के कारण तुरंत गतिशील हो जाता है, लेकिन उसमें लटके हुए आम जड़त्व के कारण विरामावस्था नहीं रहना चाहते। इसलिए जब किसी आम का पेड़ की कोई शाखा को, कोई टहनी को, कोई ब्रांच को हिलाया जाता है, अचानक हिलाया जाता है, तो उसमें लटके हुए आम, उस शाखा से जो लटके हुए आम हैं वह नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि आम के फल, जो आम हैं, वह जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहना चाहते हैं, जबकि आम की उस शाखा को जिससे आम लटके हुए हैं वह अचानक गतिशील हो जाता है। तो यह भी जड़त्व का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसे भी नोट किया जाए। आम का पेड़ की कोई शाखा, टहनी, ब्रांच को अचानक हिलाने पर उस टहनी में लटके आम जमीन पर गिर जाते हैं। आम का पेड़ की कोई शाखा, टहनी, ब्रांच को अचानक हिलाने पर उसमें लटके आम
जमीन पर नीचे गिर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, नीचे जमीन पर नीचे गिर जाते हैं। यह जड़त्व का चौथा उदाहरण है, फोर्थ एग्जाम्पल। इस प्रकार जड़त्व को हमने परिभाषित तो पहले ही कर लिया था। अब जड़त्व को कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों द्वारा, जो कि दैनिक जीवन में भी हम उसे कर सकते हैं या उसे अनुभव करते हैं हमेशा, वैसे उदाहरणों द्वारा, वैसे एग्जाम्पल्स के द्वारा जड़त्व को डिस्कस किया गया। अब न्यूटन की गति का पहला नियम के दूसरे भाग से बल की परिभाषा या बल की जानकारी मिलती है, क्योंकि न्यूटन की गति के नियम का प्रथम नियम का दूसरा भाग है, जब तक कि कोई बाहरी बल उस वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन न कर दे या परिवर्तन न लाने की चेष्टा करे। तो यहाँ बल का जिक्र होता है, जब तक कि कोई बाहरी बल, अर्थात यहीं से परिभाषा बल की मिल जाती है। जब तक कि कोई बाहरी बल उस पिंड की प्रारंभिक अवस्था, पूर्व अवस्था का मतलब विरामावस्था या सीधी रेखा पर एक समान वेग से गतिशील अवस्था, उसमें परिवर्तन न करते, जब तक कि वह बाहरी बल, न्यूटन गति के प्रथम नियम का दूसरा भाग कि जब तक कि कोई बाहरी बल उस वस्तु की पूर्व अवस्था में अर्थात विरामावस्था या सीधी रेखा पर एक समान वेग से गतिशील अवस्था में परिवर्तन न कर दे। इसका मतलब है परिवर्तन न कर दे या परिवर्तन करने की वह बाहरी बल या तो परिवर्तन उसकी स्थिति में ला देगा या परिवर्तन लाने की चेष्टा करेगा, कोशिश करेगा। तो बल की परिभाषा न्यूटन के गति का दूसरा नियम के दूसरे भाग में बल का जिक्र आता है, तथा बल की परिभाषा भी वही निहित है कि बल वह भौतिक कारण है या बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को विरामावस्था से गति में या गति से विरामावस्था में ला देता है या लाने की चेष्टा करता है। उसी भौतिक कारण को, उस भौतिक राशि को बल कहा जाता है, जो किसी वस्तु की पूर्व स्थिति में अर्थात विरामावस्था की स्थिति को गतिशील अवस्था में या गतिशील अवस्था को विरामावस्था में परिवर्तित कर दे या परिवर्तित करने की चेष्टा करे। उस भौतिक कारण को, उस भौतिक राशि को बल कहा जाता है। अर्थात बल वह पुश और पुल है। बल वह झटका या खिंचाव है, वह धक्का या खिंचाव है, पुश और पुल। बल वह धक्का या खिंचाव है, बल वह पुश और पुल है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में, मतलब वस्तु विरामावस्था में है, उसे गतिशील कर दे या गतिशील करने का प्रयास करे, या वस्तु गतिशील है सरल रेखा पर एक समान वेग से, तो उसको विरामावस्था में कर दे या विरामावस्था में लाने की चेष्टा करे। उस बाहरी कारक को, उस भौतिक राशि को बल कहा जाता है, जो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में या तो परिवर्तन कर दे या परिवर्तन लाने की चेष्टा करे। इस प्रकार यह बल की परिभाषा हो गई। बल की परिभाषा बल वह भौतिक राशि है या बाहरी कारण है, बाहरी कारक है, वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर क्रियाशील होकर, किसी वस्तु पर आरोपित होकर या किसी कण पर आरोपित होकर, जो किसी वस्तु या कण पर आरोपित होकर उसके विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन लाने की चेष्टा करे। उस वस्तु के
उसके विरामावस्था, विराम की अवस्था या विरामावस्था, जब वस्तु रेस्ट में है, गतिज वस्तु की पूर्वावस्था, उसके विरामावस्था या सीधे रेखा पर एक समान वेग से गतिशील अवस्था। तो जो बल व भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर आरोपित होकर उसके विरामावस्था या गतिशील अवस्था, सीधी रेखा पर समरूप वेग से गतिशील अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की चेष्टा करें, कोशिश, परिवर्तन करने की चेष्टा करें। बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यह बल की परिभाषा हुई। जो कोई वस्तु अगर रुकी हुई है उसे धकेला जाए, चाहे उसे खींचा जाए, जैसे कोई सूटकेस रखा हुआ है, अगर घर में ही देखें किसी रूम में सूटकेस रखा हुआ है या रेलवे प्लेटफॉर्म पर सूटकेस है या कोई ट्रॉली है, उसे खींचा जाए या धकेला जाए, वह सूटकेस गतिशील अवस्था में आ जाता है। फिर गतिशील अवस्था में सूटकेस है या ट्रॉली है, उसे अगर रोक दें, जो बल लगाया हुआ, जो उस सूटकेस या ट्रॉली पर बल लगाया गया है, उस बल को अगर हटा दिया जाए तो वह सूटकेस या ट्रॉली स्थिर अवस्था में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बल, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है, पुश और पुल है, जो किसी विराम में स्थित वस्तु को गतिशील कर दे या गतिशील करने की चेष्टा करे, तथा गति की अवस्था में कोई वस्तु है तो उसे रोक दे या रोकने की चेष्टा करे। वह जो बाहरी चीज है जो वस्तु पर क्रियाशील होगा, उस वस्तु की विरामावस्था या गतिशील अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उस बाहरी चीज, उस भौतिक राशि को, उस बाहरी कारक को या उस बाहरी कारण को या उस भौतिक राशि को बल कहा जाता है। इसी के साथ, बल की इस परिभाषा के साथ ही यह वीडियो अब पूरा होता है। आप सभी स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को अपना बहुमूल्य समय निकालकर वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।